जिन्नात को प्यार हो गया एक लड़की से। हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कहानी हकीकत है। एक लड़की थी जिसका नाम तबस्सुम था। बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी। उसकी शक्ल और सूरत बड़ी प्यारी थी। उसे लोग जब भी देखा करते तो कहते कि ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा है, जैसे जन्नत से आई हुई कोई हूर है। तबस्सुम बड़ी प्यारी थी, बड़ी हसीन, बड़ी जमील। पूरे गली मोहल्ले में तबस्सुम के काफी चर्चे हुआ करते थे। हर कोई कहता था, फलाने की बेटी देखो, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है और बड़ी नेक है। तबस्सुम का किरदार कुछ इस तरह से था। वो दीनी तालीम आफ्ता थी, 5 वक्त की नमाजी थी। वो नमाज भी पढ़ा करती थी। गरीबों को, मिस्किनों को वो सदका ज़कात दिया करती थी। बड़ा पर्दे नशीन वो ख्वातीन थी। उसकी झलक देखने को लोग तरस जाया करते थे। यहाँ तक कि उसके पड़ोसी भी उसे देख नहीं पाते थे। कई कई रोज गुजर जाते, पड़ोसी आकर उसके घर में दस्तक देते और कहते, अरे क्या बात है, तुम बाहर भी नहीं निकलती हो, जरा बातचीत भी नहीं करती हो। बड़ी दिलदार लड़की, बड़ी परहेजगार, पर्दा नशीन लड़की। उसके चर्चे मोहल्ले में होने लगे। यहाँ तक कि उस लड़की के घर में कई रिश्ते भी आने लगे। मोहल्ले के बड़े बड़े अमीर शख्स ने उस लड़की के घर में रिश्ता भेजा शादी के खातिर। लेकिन उस लड़की को कोई पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि उसके वालिद, उसके वालिदैन बहुत कोशिश किए कि इतने अच्छे अच्छे बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। तबस्सुम कहती कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, मेरा दिल जरा भी शादी करने को नहीं कहता है। खैर, माँ बाप ने तबस्सुम को ज्यादा जोर नहीं दिया और तबस्सुम जिस तरह से अपनी खुदा की इबादत में हमेशा रहती, उसी तरह से वो रहने लगी। तबस्सुम घर की फकत एक ही लड़की थी और वो सबसे बड़ी लड़की थी। घर में कोई और लड़का नहीं था, बस उसके वालिद और उसकी वालिदा थी। एक बड़े से घर में वो रहा करते थे और उनके घर के आसपास में काफी जमीनें थी जिसमें कई तरह के फूल लगे हुए थे। तबस्सुम का घर बड़ा खुशहाल था, बड़ा प्यारा था। किसी चीजों की तबस्सुम के यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी। तबस्सुम रोजाना रात में उठकर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करती थी।
तबस्सुम के अंदर में पाकीज़गी बहुत ज़्यादा थी। वो गैर मर्दों से बहुत ज़्यादा दूर रहती, किसी से उसकी बातचीत नहीं होती। यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी, अगर वो मर्द हजरात हैं और वो बातें करना चाहते हैं, लेकिन तबस्सुम किसी से बातें नहीं करती थी। उसके घर में भी उसके रिश्तेदार आते तो वो पर्दे में रहती, किसी के सामने नहीं आती। बड़ी परहेजगार, निहायत शरीफ। यहाँ तक कि अगर मेहमान नवाजी में कहीं से दावत मिलती, उसके घर वाले जाते, तो भी वो किसी के शादी में या कोई भी दावत में, यहाँ तक कि पड़ोसियों के यहाँ भी वो नहीं जाया करती। उसके माँ बाप बहुत जिद करते, फिर भी वो नहीं जाती, क्योंकि उसे किसी के पास दावत खाने के वास्ते ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो नहीं जाती। वेलकम टू लाइफ फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ। मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी, एक शरीफ लड़की और एक जीन जिसे प्यार हो जाता है तबस्सुम नाम की लड़की से। आप तमाम लोगों का स्वागत है बाबा जी के इस प्रोग्राम में। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। तबस्सुम को उसके घर वाले दावत में जब भी ले जाना चाहा, लेकिन तबस्सुम नहीं चाहती। ये बातें गली मोहल्ले में भी फेमस हो चुकी थी कि तबस्सुम तो कहीं शादी ब्याह में भी जाती नहीं है। यहाँ तक कि पड़ोसियों को बहुत ज्यादा भी शिकायत भी होने लगी। पड़ोसी कहने लगे, पता नहीं ये लड़की अपने आप को क्या समझती है। शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन घर में होता है, बुलाते हैं तो ज़रा भी आती नहीं। इस तरह से लोग तबस्सुम के बारे में बातें करने लगे। लेकिन तबस्सुम अपने रब की इबादत में हमेशा मशगूल रहती। उसे किसी की बातों से कोई तकलीफ नहीं होती। कौन क्या कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर वाले क्या कहेंगे, उन्हें जो कहना था वो कह दिया। अचानक एक रोज तबस्सुम अपने घर के बाहर जाती है, अपने फूलों के बागीचे में, और उसके सर पर दुपट्टा नहीं रहता है। उसका सर का बाल खुला हुआ रहता है। वो अपने बागीचे में जाती है, फूलों को तोड़ती है, उसकी खुशबू लेती है और वो घूमती रहती है। उसे जरा भी होश नहीं था कि उसके सर से उसका आंचल नहीं है। बागीचे में जाती है, बड़ी प्यारी सी एक खुशबू महसूस होती है। तबस्सुम जब उस खुशबू को महसूस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है।
وہ اس خوشبو میں اس طرح مگن ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی ہے۔ تبسم کو وہ خوشبو بہت پیاری لگی، وہ خوش ہو گئی۔ اس خوشبو میں وہ اس طرح اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی جیسے کہ وہ اپنے گھر کے باغیچے میں نہیں ہے۔ پھولوں کو لے کر تبسم اپنے گھر میں چلی آئی، پھولوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ جس طرح سے وہ روزانہ اپنے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، کھانا بنانا، وہ اسی طرح سے کھانا بنانے لگی۔ اچانک تبسم کو خیال آیا کہ آج سمئی بنا کر کھاؤں، کیونکہ بہت روز ہو گئے سمئی نہیں کھایا ہے۔ تبسم نے فوراً سمیا بنانا شروع کر دیا۔ اس کے گھر والے بھی دیکھ رہے تھے کہ تبسم کیا بات ہے، آج سمئی بنا رہی ہو؟ تبسم نے کہا جی مما، آج بڑا دل کر رہا ہے سمئی کھانے کا۔ ماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے، آرام سے بناؤ، پیار سے بناؤ۔ تبسم کا کھانا بن چکا ہوتا ہے اور سمیا بھی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد تبسم اپنے گھر والوں کو دیتی ہے اور خود بھی کھاتی ہے۔ تبسم سمئی کھا کر بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ آرام کرنے لگتی ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ رات ہوتی ہے، جس طرح سے وہ نمازیں پڑھتی ہے تہجد کی، وہ اٹھتی ہے، اس کے بعد وہ وضو کرتی ہے، پھر وہ نمازیں پڑھتی ہے، اس کے بعد وہ سو جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، اس کے تکیے کے پاس ایک گلاب کا پھول نظر آتا ہے۔ وہ اس پھول کو ہاتھوں سے اٹھاتی ہے اور اس کی خوشبو محسوس کرتی ہے، اور اس میں سے ایک آواز آتی ہے، تبسم۔ یہ آواز تبسم نے محسوس کیا اور وہ اچانک گھبرا گئی کہ آخر پھولوں سے آواز کیسے آ سکتی ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ یہ بات جا کر تبسم نے اپنی ماں کو کہا، دیکھو نا ماں، یہ گلاب کے پھول سے میرا نام اس گلاب کے پھول نے لیا ہے۔ ماں کہتی ہے پاگل ہے۔ تبسم کہتی نہیں ماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ گلاب کے پھول نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے۔ ماں خاموش ہو جاتی ہے، کہتی ہے اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد وہ تبسم اس پھول کو دیکھا کرتی ہے اور کہتی ہے تم نے کیسے میرا نام لیا؟ پھر سے ایک بار بولو نا۔ پھول خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے۔ تبسم کئی بار اس پھولوں کو دیکھ کر بولتی ہے، بولو نا، کیسے تم نے میرا نام لیا؟ ذرا پیار سے ایک بار بولو نا۔ لیکن پھول کچھ نہیں بولتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ جس طرح سے روزانہ تبسم اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو کھانا بنا کر کھلاتی ہے، گھر کا سارا کام کرتی ہے، اسی طرح سے اس روز بھی کیا۔ سب کچھ کر لینے کے بعد، نمازیں پڑھ لینے کے بعد، وہ اپنے پھولوں کے باغیچے میں جاتی ہے اور پھر پھولوں کو توڑنے لگتی ہے۔ جب وہ پھول توڑتی ہے تو اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے،
लेकिन जब वो फूल तोड़ने जाती है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होता है। उसके सर का बाल खुला हुआ रहता है और उसके बाद उसे एक ऐसी खुशबू महसूस होती है जो उसने कभी अपने घर में या किसी परफ्यूम में या किसी अतर में महसूस नहीं किया था। तबस्सुम ने फिर ये बात कही कि मैंने कल अगर आई यहाँ पे थी तो मुझे ये खुशबू महसूस हुई थी, आज भी महसूस हुई है। क्योंकि एक रोज़ पहले तबस्सुम को वो खुशबू महसूस हुई थी। तबस्सुम ने पहचान लिया, ये तो वही खुशबू है जो मुझे अभी और इस वक्त महसूस हो रही है। वो खुशबू महसूस होने के बाद तबस्सुम का जिस्म बड़ा खुशमिजाज हो गया। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके जिस्म में कोई एक शख्स मौजूद है। तबस्सुम फौरन अपने घर में चली आई और खाना बनाना शुरू कर दिया। आज तबस्सुम का दिल किया कि वो फिरनी बनाए और अपने वालिद को कहा, फौरन जाओ एक देसी मुर्गा लेकर आओ। उसके वालिद फौरन बाजार जाते हैं, एक देसी मुर्गा बना लेकर आ जाते हैं और तबस्सुम फौरन देसी मुर्गा बनाती है और पराठे बनाती है और फिरनी बनाती है और बनाने के बाद दस्तरख्वान बिछाती है और बैठ जाती है। खुद वो पहले खाने लगती है। उसके माँ बाप देखते हैं, कहते हैं क्या बात है, आज मेरी बेटी ने मुझे खाने को नहीं पूछा। क्या बात है, आज मेरी बेटी खुद जल्दी जल्दी खाना बनाकर खुद खा रही है। खैर, माँ बाप होते हैं। तबस्सुम को ज्यादा उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तबस्सुम का पेट भर गया, खाना वो खा ली। उसके बाद वो आराम से सो गई। वो जब नींद में रहती है, बहुत गहरी नींद में रहती है, उसके बाद उसके कान में आवाज आती है, तबस्सुम, तबस्सुम, तबस्सुम। 3 मरतबा उसके कानों में आवाज आती है और तबस्सुम की नींद खुल जाती है। तबस्सुम जब देखती है तो उसके घर में उसके माँ बाप भी आराम से सो रहे हैं, लेकिन तबस्सुम ये सोचने लगती है, ये आवाज मुझे किसने दिया। फिर तबस्सुम सोचती है शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, फिर वो सो जाती है। फिर तबस्सुम गहरी नींद में चली जाती है। फिर उसे वही आवाज आती है, तबस्सुम, तबस्सुम, तबस्सुम। 3 मरतबा ये आवाज सुनकर फिर से तबस्सुम उठ जाती है और उसके बाद वो सोचने लगती है कि ये आवाज मुझे किसने दिया। आखिर वो कौन शख्स होगा जो इतनी रात में मुझे आवाज दे रहा है। वो फौरन अपने घर की खिड़की को खोलती है, बाहर झांक कर देखती है, कोई नहीं। तबस्सुम उठकर पानी पीती है, फिर वज़ू करती है, फिर नमाज़ें पढ़ने लगती है। उसके बाद वो दुआ करके आराम से सो जाती है। तीसरा रोज़ जब होता है तो फिर तबस्सुम अपने घर का सारा काम वाम करके उसके बाद वो अपने घर के बागीचे में जाती है। फिर से अपने फूलों को वो तोड़ती रहती है। उसके सर पे दुपट्टा नहीं रहता है और फिर से उसे वो खुशबू महसूस होती है। वो जब खुशबू महसूस करती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक शख्स उसके जिस्म को आकर पकड़ लिया है, उसे वो अपनी
बाहों में भर लिया है। उसे बहुत भारी महसूस होने लगा और वो उसी वक्त अपने घर में दाखिल हो गई। उसके बाद वो जाकर अपनी माँ को कहती है कि देखो ना, मैं बागीचे में गई, वहाँ 3 रोज़ में, तीनों रोज़ में बहुत सारी फूलों की अजीब अजीब सी खुशबू आ रही थी, जो मैंने कभी ऐसी खुशबू महसूस नहीं की। माँ ने कहा देखो, वो बागीचा है, फूलों की खुशबू तो आती रहती है। तबस्सुम ने कहा नहीं, मुझे तो आज ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने अपनी बाहों में भर लिया है। माँ ने कहा देखो, ऐसी वैसी वाहियात बातें तुम मत किया करो, जाओ अपना काम करो। तबस्सुम अपने घर में जाती है, जाकर खाना वाना फिर बनाने लगती है। उसके बाद वो उस रोज़ उदास हो जाती है। वो सोचती रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे कान में कोई आवाज़ देता है, उसके नाम से पुकारता है। उसके बाद फूलों की खुशबू इस तरह की आती है और बागीचे में ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको बड़ी ज़ोर से पकड़ रखा है। ये बात वो सोच रही थी कि अचानक उसकी नींद लग जाती है। और जब नींद लग जाती है तो एक आवाज़ आती है, तबस्सुम। ये आवाज़ सुनकर तबस्सुम डर जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके बाद उसकी माँ आ जाती है, कहती है क्या हुआ बेटा तुम्हें, क्यों तुम ऐसे चिल्लाती हो, चीखती हो। तबस्सुम कहती है माँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ, कुछ रोज से मेरे कान में अजीब अजीब सी आवाज आती है, कोई मुझे पुकारता है। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती हो। तबस्सुम की माँ कहती, देखो बेटा, मुझे लगता है कि तुम कोई फिल्म देख ली होगी। तबस्सुम ने कहा माँ, तुम्हें पता है कि मैं फिल्म उलम नहीं देखती हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। तबस्सुम की माँ कहती है ठीक है, मैं तुझे कुछ दुआएं पढ़कर फूंक देती हूँ। तबस्सुम की माए कुछ दुआएं पढ़ी और उसे फूंका। लेकिन तबस्सुम अंदर से परेशान थी। उसकी परेशानी यही थी कि आखिर आवाज कान में कौन देता है, वो खुशबू क्या है। फौरन तबस्सुम अपने घर से बाहर निकलती है और अपने फूलों के बागीचे में चली जाती है। जैसे वो फूलों के बागीचे में जाती है, वैसे ही उसे वो फिर से खुशबू महसूस होती है। हाँ, वो खुशबू महसूस होती है। जब वो खुशबू उसे महसूस होती है तो तबस्सुम कहती है, ऐ खुशबू के मालिक, तू कौन है और तू क्या चाहता है। ये बात सुनकर उस खुशबू के मालिक ने आवाज दिया, कि मैं राफिल जिन हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम पर आशिक हो चुका हूँ, तुम मेरी जान हो। ये आवाज सुनकर तबस्सुम घबरा जाती है, क्योंकि वहां पे कोई इंसानी शक्ल मौजूद नहीं होती है, फकत आवाज मिलती है। और तबस्सुम फौरन
अपने घर के अंदर चली जाती है और बेड पर जाकर चादर ओढ़कर सो जाती है। तबस्सुम सोकर रहती है और उसे चॉकलेट खाने का मन करता है। वो जैसे चॉकलेट खाने की चाहत करती है, वैसे ही तबस्सुम के मुंह में चॉकलेट आ जाता है। तबस्सुम चॉकलेट खाने लगती है। उसके बाद वो ये सोचती है कि चॉकलेट आया कहाँ से। वो ये सोचती रहती है कि चॉकलेट आया कहाँ से। तबस्सुम जब चॉकलेट खा लेती है, उसके बाद वो चादर से निकल के बाहर आती है। फिर वो दौड़े दौड़े अपने घर के बाहर फूलों के बागीचे में जाती है और वहाँ पे खुशबू महसूस होती है और वो आवाज़ देती है, ऐ खुशबू के मालिक, क्या तूने मुझे चॉकलेट भेजा था? राफेल जिन ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारी लगी। तुमने चॉकलेट खाने की इच्छा की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट भेजा। तबस्सुम मुस्कुराने लगी। उसे अच्छा महसूस होने लगा। वो खुश हो गई। लेकिन तबस्सुम ने कहा कि देखो तुम हो कौन, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। राफेल जिन ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तबस्सुम ने देखा तो एक खूबसूरत नौजवान मुस्कुराता चेहरा, उसके सामने एक हसीन लड़का खड़ा हो गया। तबस्सुम देखकर बड़ी खुश हो गई। वो अपने हाथों से ऐसे छूती पकड़ के कभी उसके गाल को, कभी उसके जुल्फों को, कभी उसके जिस्म को, और कहती कि मैंने कभी तुम्हें इस जगह पे ना देखा है और न कभी तुम्हें हमारे लोगों में शामिल होते देखा है, और ना तुम हमारे किसी खानदान से हो। फिर भला हमें ये बताओ, तुम कहाँ से आए हो? राफेल जिन ने कहा कि वैसे तो मैं शहर बगदाद से आया हूँ, लेकिन जिस रोज आपने इस घर में पैदाइश ली है,
उस रोज से मैं आपके घर में हूँ। ये बात सुनकर तबस्सुम मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि भला हमारे ही घर में रहते हो और हम तुम्हें नहीं पहचान पाए, हम तुम्हें नहीं देख पाए। राफेल जिन ने कहा कि मैं तुम्हें रोजाना देखा करता हूं, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन आज बड़ी हिम्मत करके मैं तुम्हारे सामने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। तबस्सुम ये बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। उसने राफेल जिन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद तबस्सुम ने कहा ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। राफेल जिन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जा सकती हो। राफेल जिन गायब हो जाता है। तबस्सुम देखती है ये क्या हुआ। अभी अभी तो यहाँ पे एक खूबसूरत सा एक शहजादा खड़ा हुआ था और ये कहाँ चला गया। फिर तबस्सुम अपने घर में चली जाती है। उसके बाद वो बड़ी खुश रहती है, खाना बनाती है, खाना खाती है, माँ बाप को भी खाना बनाकर खिलाती है, सब खुश। अब बार बार ख्याल तबस्सुम को वो नौजवान का आ रहा है जिसको वो अपने बागीचे में देखी थी। वो कभी ये सोचती कितना खूबसूरत है, कितनी प्यारी उसकी आंखें हैं, कितना वो प्यारा दिखता है, कितनी प्यारी वो बातें करता है। वो ये सोच सोच कर बड़ी खुश थी। अचानक तबस्सुम को ख्याल आया क्यों ना मैं उसके पास चले जाऊं। फौरन वो दौड़कर अपने घर के बागीचे में जाती है। फिर आवाज देती है, ऐ खुशबू के मालिक, मेरे सामने आ जाओ। राफेल जिन सामने आ जाता है और कहता है, ऐ दुनिया की खूबसूरत हसीना, बताओ क्या जरूरत है। तबस्सुम कहती है कि मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था, मैं तुमसे बातें करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। राफेल जिन कहता है, बहुत अच्छा किया, मेरा भी जी बहुत घबरा रहा था, मैं भी तुमसे बातें करना चाहता था। तबस्सुम खुश हो जाती है। राफेल जिन ने कहा तबस्सुम से, तुम कुछ ऐसी चीज चाहती हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तबस्सुम सोच कर कहती है, मुझे तो कुछ ज्यादा चीजें पसंद नहीं है, बस मैं इन फूलों से बहुत प्यार करती हूँ, इन फूलों से मेरा बहुत लगाव है। राफेल जिन ने कहा, ओके, तुम्हारी जैसी मर्जी। राफेल जिन ने कहा तबस्सुम से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तबस्सुम ने कहा कि ठीक है, मुझे अपनी मम्मी को बोलना होगा। राफेल जी ने कहा कि तुम अगर अपनी मम्मी को बोलोगी कि तुम मुझसे शादी करोगी तो मम्मी तुम्हारी यकीन नहीं मानेंगी, वो कहेंगे तुम पागल हो और मैं तुम्हारी मम्मी के सामने नहीं आ सकता। ये बात सुनकर तबस्सुम कहे, नहीं, मैं मम्मी को बोलूंगी कि मैं शादी करूंगी। राफेल जी ने कहा, तुम्हारी जैसी मर्जी। फौरन
तबस्सुम अपने घर में जाती है और अपनी मम्मी को कहती है कि मैं राफेल जिन से शादी करना चाहती हूँ। तबस्सुम की मम्मी ये बात सुनती है, कहती है पागल हो गई है क्या तू? मुझे तो लगता है कि तेरा तार कट चुका है। पहले तो तुझे आवाजें सुनाई देती थी, अब तू कहती है कि राफेल जिन से शादी करेगी। फौरन उसकी मम्मी उसके डैडी को कहते हैं, देखो ये पागल हो चुकी है। ये बहकी बहकी बातें किया करती है। तबस्सुम के डैडी कहने लगे, क्यों तबस्सुम, क्यों ऐसी बातें करती हो अपनी मम्मी से? तबस्सुम कहने लगी, अजी डैडी, दरअसल क्या है ना कि अब लड़की है जी, उसे भी शर्म आ रही है। कहे अच्छा डैडी, मैं क्या ना मजाक कर रही थी मम्मी से। उसके डैडी कहे, जो लड़कियां मजाक करती है ऐसा बात क्या हो गया? उसके माँ बोले, ये वही तबस्सुम है जो किसी से बातें नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज ये तबस्सुम कहती है किसे जिन से शादी करनी है। डैडी ने कहा, लगता है हमारी बेटी मूवी देख रही है। तबस्सुम खैर घर वालों को ये बात कही। घर वालों ने उनका सही बात है यकीन नहीं किया, मजाक उड़ा दिया। तबस्सुम दौड़कर फौरन जिनके पास चली जाती है और कहती है, देखो राफेल, मैंने अपनी माँ डैडी को कहा, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। राफेल ने कहा कि मैंने तो कहा ही था आपसे कि कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तबस्सुम मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ। राफेल जिन ने एक शर्त रखी तबस्सुम के पास। कहा, तबस्सुम तुम मुझसे शादी करोगी, तुम मुझसे प्यार करोगी, लेकिन ये बात किसी को कहना नहीं, प्रॉमिस करो। तबस्सुम ने कहा, मैं वादा करती हूँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। राफेल जिन ने पूछा तबस्सुम से, क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कोई ऐसी चीज की तमन्ना है तुम्हें जो तुम मुझसे चाहती हो? तबस्सुम ने कहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। राफेल जिन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी मर्जी। उसके बाद राफेल जी ने तबस्सुम की तरफ देखा और कहा, ऐ दुनिया के खूबसूरत हसीना, नाम तबस्सुम राफेल जिन, कबूल है क्या तुम्हें? तबस्सुम ने कहा, जी कबूल है। बस ये अल्फाज कहने थे कि और इन दोनों की शादी हो चुकी। राफेल जिन ने कहा कि हमारी और तुम्हारी शादी हो चुकी। फौरन जिन की टोलियां आ गई, पूरे महफिल सजने लगी,
तबस्सुम को बैठाया गया तख्त पर, राफिल को बैठाया गया। राफिल की वालिद, राफिल की वालदा, राफिल की पूरे रिश्तेदार सब आकर तबस्सुम को दुल्हन बनाकर अच्छे से सजाकर खाना खिलाने लगे। तबस्सुम ने जी भर के खाना खाया, वो लजीज खाना जो इस दुनिया में कभी किसी ने नहीं खाया। फिर तबस्सुम को राफेल के रिश्तेदारों ने झूला झुलाया। हाँ, तबस्सुम झूला झूलने लगी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था, बड़ी खुश थी। उसके बाद राफेल के रिश्तेदार चले गए, फ़कत राफेल बचा था। उसके बाद राफेल ने कहा तबस्सुम से कि तबस्सुम, अब तुम अपने घर जाओ और रात के ठीक 12 बजे मैं तुम्हारे घर में आऊँगा और तुम अपनी बेड पर आराम से लेट कर रहना। ये बात सुनकर तबस्सुम अपने घर चली जाती है और वो फौरन खाना बनाती है, अपने माँ बाप को खाना देती है। उसके बाद वो अच्छे से नहा धोकर अपने बेड पर सो जाती है और ठीक रात के 12 बजते हैं, राफेल जीन उसके पास आता है और राफेल जीन तबस्सुम के साथ बहुत प्यार करता है। उसके बाद राफेल जीन और तबस्सुम दोनों साथ में सो जाते हैं। इसी तरह से तबस्सुम की जिंदगी गुजर रही थी। रोजाना राफेल जीन रात में उसके पास आता और उसे प्यार करता, फिर वो चला जाता। 1 महीने हो गए और तबस्सुम के पेट में राफेल जीन का बच्चा हो गया। ये बात तबस्सुम को पता चल गया कि वो राफेल जीन के बच्चे की माँ बन चुकी है। वो अपनी माँ को जाकर कहती कि माँ देखो, मेरे पेट में एक बच्चा आ गया है। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा गाली देती, कहती पागल है क्या तू, कुछ भी बकती रहती है। उस तबस्सुम को बड़ा बुरा लगता कि मैं जो भी बात बोलती हूँ ये लोग तो यकीन ही नहीं करती। फिर तबस्सुम अपने पड़ोस वाले के घर में जाती है और उसे कहती है देखो मेरे पेट में बच्चा आ गया, वो भी जिन का। पड़ोस वाले कहते हैं ये वही लड़की है ना जो हम लोगों से बातें नहीं करती थी, और देखो ये कैसी पागल वाली बात करती है। पड़ोसी ने कहा लगता है ये पागल हो गई है, मेंटल हो गई है। तबस्सुम की बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन तबस्सुम के पेट में एक बच्चा आ गया है। उस बच्चे को वो जन्म भी देगी, लेकिन वो अपने घर वालों को कहती तो कोई यकीन नहीं करता।
वो अपने पड़ोसियों को कहती, कोई यकीन नहीं करता। वो फौरन अपने फूलों के बागीचे में जाती और कहती, है खुशबू के मालिक, तो मेरे सामने हाजिर रहो। राफेल जिन सामने आता है और वो तबस्सुम को देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम लोगों को कुछ नहीं बताना, फिर क्या वजह है जो तुम लोगों के पास चली गई? क्योंकि तबस्सुम को पहले ही राफेल जिन ने मना कर दिया था। राफेल जिन ने कहा, खैर कोई बात नहीं, और आइंदा तुम किसी को कुछ नहीं बोलना, वरना लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे। ये बात सुनकर तबस्सुम कही, आई एम सॉरी। राफेल जिन ने कहा, ओके। फिर तबस्सुम राफेल जिन से कहने लगी, क्या मेरे पेट में बच्चा आ गया है? राफेल जिन ने कहा, हाँ, लेकिन ये बच्चा दुनिया के लोगों को दिखाई नहीं दे सकता और ना लोग इसे समझ सकते हैं। और सुन लो, आज की रात ये बच्चा तुम पैदा करोगी और मैं इस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। ये बात सुनकर तबस्सुम मायूस हो गई। कहने लगी, तुम क्यों लेकर जाओगे मेरा बच्चा? मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी। राफेल जिन ने कहा, देखो दरअसल बात ऐसी है, जिन के जो बच्चे होते हैं वो इंसानों के पास नहीं रहते हैं, वो इंसानों से लेकर चले जाते। राफेल जीन ने तबस्सुम को ये बात कही। तबस्सुम नाराज हो गई और उसके बाद अपने घर चली गई। घर में गई तबस्सुम, जिस तरह से वो खाना बनाती है वो खाना बनाने लगी। खाना बनाकर खाई और सो गई। ठीक रात के 12 बजे राफेल जिन सामने आया और तबस्सुम को दर्द महसूस होने लगा और उसने एक खूबसूरत सा बच्चा पैदा कर दिया। वो बच्चा देखकर राफेल जीन बड़ा खुश हो गया और तबस्सुम की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे प्यार को अपने जिस्म से जुदा किया। ये बात सुनकर तबस्सुम सोचने लगी कि मैंने इसके प्यार को जुदा कैसे किया। फिर राफेल जिन से तबस्सुम ने सवाल किया कि मैंने आपके प्यार को कैसे जुदा किया। राफेल जिन ने कहा, जो प्यार मुझ में भरा हुआ था वो मैंने तुम्हारे जिस्म में भर दिया और तुमने अपने जिस्म से मेरे प्यार को बाहर कर दिया, यानी एक बच्चा मुझे दे दिया। जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, राफेल जिन अपने हाथों में उठाता है और लेकर वो चला जाता है और कहता है तबस्सुम को, अब मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। यहां तक कि तबस्सुम ने उस बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी और वो राफेल जीन उस बच्चे को लेकर चला गया और अपने जाकर अपनी मम्मी को वो बच्चा दे दिया। उसकी मम्मी जब उस बच्चे को देखती है तो बड़ी खुश होती है और कहती है कि आज हमारे खानदान में पोता आ गया है। और यहाँ पे तबस्सुम बेचारी रो रही है।
तबस्सुम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी माँ आके कहती है, बेटा क्यों रोती हो? तबस्सुम कहती है, मेरा बच्चा पैदा हुआ, देखो वो राफेल जीन लेकर चला गया। तबस्सुम की माँ कहती है, पागल हो गई है तू, तू पागल हो गई है। और सच पूछो तो कोई भी लोग यही कहेंगे कि पागल ही है। पर दरअसल बात ये थी जी कि तबस्सुम ने बच्चा तो दिया जन्म, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जीन राफेल जीन लेकर चला गया और तबस्सुम बेचारी उसकी शक्ल भी देख ना सकी और वो बड़ी तकलीफ में रोने लगी, क्योंकि राफेल जिन से उसे प्यार था। राफेल जिन ने कह दिया कि और मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। लेकिन बच्चे से ज्यादा तबस्सुम को राफेल जीन्स की चाहत थी। वो दौड़कर फूलों के बागीचे में जाती और कहती, ऐ खुशबू के मालिक, तू मेरे सामने आ। लेकिन उस फूलों के बागीचे में खुशबू नहीं आती और न वो राफेल जीन आता। तबस्सुम कई रोज फूलों के बागीचे में जाती और राफेल जीन को आवाजें देती, लेकिन राफेल जीन नहीं आता। तबस्सुम राफेल जीन की यादों में जाकर अपने घर में खाली रोती। उसकी माँ देखती बेचारी तबस्सुम खाली रो रही है, कहती, क्या बेटा क्यों रो रही? तबस्सुम कहती, माँ मुझे राफेल जीन की याद बहुत आती है, मैं उसे चाहती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। तबस्सुम की माँ कहती, बेटा ये वहम है, ये ख्वाब है, ये कहानी है, ये किस्सा है। तबस्सुम कहती, माँ ये किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है, उसे अपनी बाहों में लिया है, उसके साथ मैं सोई हूँ, उसके साथ मैं प्यार किया है। तब जाकर मेरे पास उसका बच्चा आया और उसने मेरे बच्चे को लेकर चला गया। ये बात सुनकर माँ ने काजी को बुलाया कि जरा काजी साहब हमारी लड़की को देखिए, ये आजकल बहकी बहकी बातें करती है। काजी साहब ने देखा तो कहा कि हाँ, इसके ऊपर साया है, भूतों का, जिन्नातों का, इसे ठीक करना होगा। काजी साहब ने दुआ तावीज़ दिया, पानी पड़ फूक कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उस लड़की को। वो राफेल जीन की याद में इस तरह से खो गई कि फिर दुनिया का कोई भी कलाम उसे ठीक ना कर सका। वो पागल हो गई। वो रोजाना सजती संवरती फूलों के बागीचे में जाती और आवाजें लगाती, ऐ फूलों के मालिक, ऐ हसीन खुशबू के मालिक, ऐ राफेल जीन, तुम कहाँ हो? तबस्सुम आवाज लगा लगा कर थक जाती, लेकिन वो राफेल जीन हाजिर नहीं होता। तबस्सुम की आंखों से इस कदर आंसू गिरते कि कई कई रोज उसकी आंखें सूज जाती। यहाँ तक कि वक्त ऐसा भी आ गया कि उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई, उसे दिखाई भी नहीं देने लगा। बेचारी तबस्सुम। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी कहने लगे, ये पागल हो गई है, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। घर वाले बड़े बड़े डॉक्टर से मिले, दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ।
اور ایک روز اچانک تبسم کا ہارٹ اٹیک آیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس گھر میں تبسم مر چکی۔ اس کے ماں باپ بڑے رونے لگے، بڑے تکلیف میں آ گئے، بڑے غمزدہ ہو گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس، میری ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی دنیا سے جا چکی۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، سچی کہانی ہے۔ جنوں کا سایہ جن لڑکیوں پر آتا ہے، اور اگر وہ واقعی جن ہے تو بے شک اس لڑکی کو اس جن سے بچا لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت مشکل سے اسے بچایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جس لڑکی کے حسن پر جن فدا ہو گیا، اس کے جسم کا سارا خون وہ چوس لیتا ہے اور اس سے ایک بچہ لے کر وہ چلا جاتا ہے۔ اگر اس دوران تم نے اپنی کوئی خواہش ظاہر کر دی تو بے شک اس کی خواہش کو وہ پورا کرتا ہے، اور اگر کوئی خواہش تم نے نہیں ظاہر کی تو حقیقت تمہاری جان چلی جاتی ہے۔ آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ ہم پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔